नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर कृति साहित्य कृति के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पिछली वीडियो में हमने हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना प्रारंभ किया है, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक है। और यूजीसी नेट की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि हर वर्ष सीधे सीधे यहाँ से प्रश्न छपे मिलते हैं प्रश्न पत्र में। तो इस दृष्टि से रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है और इनसे जो भी महत्वपूर्ण विषय वस्तुएं हैं वो मैं आपको पढ़ा रही हूँ लगातार। पिछली वीडियो में हमने हिंदी साहित्य के इतिहास में नामकरण, काल की प्रवृत्ति, ठीक है, ये सब कुछ हमने, काल विभाजन, सब कुछ हमने पढ़ा था। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आदिकाल को। आदिकाल को शुक्ल जी ने सबसे पहले तो वीर गाथा काल कहा है और आदिकाल को कुल 4 प्रकरणों में विभक्त करके अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में उन्होंने प्रस्तुत किया है, जिसमें हम सबसे पहले प्रकरण 1 को पढ़ेंगे। कभी कभी ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को कितने प्रकरणों में विभक्त किया है, तो ध्यान दीजिएगा 4 प्रकरण है, ठीक है। आदिकाल को शुक्ल जी ने वीर गाथा काल कहा है। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा ही था कि किस आधार पर वीर गाथा काल का है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैंने आपको दे रखा है, आप वहां से जाके उस वीडियो को ज़रूर देख लें, ठीक है। वो पूरी आदिकाल की पृष्ठभूमि है कि कैसे नामकरण किया, कैसे नाम रखा वीर गाथा काल और समय सीमा क्या निर्धारित की। तो आज की वीडियो में हम देखिए पढ़ेंगे प्रकरण 1 के अंतर्गत कुछ सामान्य परिचय को। यहाँ से भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, तो हम देखते चलेंगे। जैसे प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। शुक्ल जी ने कब से माना हिंदी साहित्य का आविर्भाव? तो प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से। ये प्रश्न कई बार आए हैं यूजीसी नेट की परीक्षा में, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता है, जैसे गाथा क्या है, प्राकृत का बोध कराती है, वैसे ही दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या काव्य भाषा का, प्रचलित काव्य भाषा का पद्य समझा जाता है। तो गाथा कहने से प्राकृत का बोध और दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद्य समझा जाता है, ठीक है। वहीं अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी, तो अपभ्रंश को एक और नाम क्या दिया है शुक्ल जी ने? प्राकृताभास हिंदी, मतलब जिससे प्राकृत का आभास हो, ऐसा प्राकृताभास हिंदी ही अपभ्रंश है, ठीक है। तो अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी के पद्यों का सबसे पुराना पता कब से चलता है? तो तांत्रिक और योगमार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर, ठीक है। अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी के पद्यों का पता चलता है कब? तांत्रिक और योगमार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में। एक बार प्रश्न पूछा गया था यूजीसी नेट में कि अपभ्रंश का पता कब से चलता है, तो आपको ध्यान रखना होगा विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण से, ठीक है। तो ये 2-4 प्रश्न तो प्रारंभ में ही बन जाते हैं। आगे देखेंगे कि अपभ्रंश या पुरानी हिंदी। अब देखिए, अपभ्रंश को उन्होंने प्राकृताभास हिंदी भी कहा, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी भी कहा, ठीक है। तो अपभ्रंश या पुरानी हिंदी, ठीक है। आगे देखेंगे हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेकर संवत 1375 तक। अब ये जो कालक्रम है, जो संवत है, ये हमने पिछली वीडियो में भी देखा था कि कैसे इन्होंने विभाजित किया था, ठीक है। वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल को इन्होंने गद्य काल कहा है। तो उसका पूरा विभाजन इन्होंने प्रस्तुत किया है। तो देखिए, संवत 1050 से लेकर संवत 1375 तक, अर्थात महाराज भोज के समय से लेकर हमीरदेव के समय के कुछ पीछे तक माना जाता है हिंदी साहित्य का आदिकाल। ये प्रश्न भी पूछा गया था, यूजीसी नेट की परीक्षा में पूछा गया था कि हिंदी साहित्य का आदिकाल किसके अनुसार है? 1050 से 1375, अर्थात महाराजा भोज के समय से लेकर हमीरदेव के समय के कुछ पीछे तक, तो शुक्ल जी के अनुसार है। आगे देखेंगे आदिकाल की ये जो सब परंपरा है, दीर्घ परंपरा है, उसमें सबसे अधिक दोहों में रचनाएं मिलती हैं। धर्म, नीति, श्रृंगार, वीर, सब प्रकार की रचनाएं जो क्या है, विशेषतः दोहों में मिलती हैं। किसमें? आदिकाल के अंतर्गत। वही देखिए, ये पंक्तियां बड़ी कथन पूछा जाता है, इस अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति के उपरांत जब मुसलमानों की चढ़ाइयों का प्रारंभ होता है, तब से हम हिंदी साहित्य की प्रवृत्ति एक विशेष रूप से बंधती हुई पाते हैं। ये बहुत बार कथन पूछा गया है, उसमें 2-4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ऐसे करके 2-4 ऑप्शन दिए जाते हैं, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो कथन है, इस अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति के उपरांत जब मुसलमानों की चढ़ाइयों का प्रारंभ होता है, अर्थात शुक्ल जी ने क्या माना है कि मुसलमानों की चढ़ाइयों के प्रारंभ के समय से ही तभी से हम हिंदी साहित्य की प्रवृत्ति को एक विशेष रूप से बंधती हुई पाते हैं। मतलब मुसलमानों का आना, मुसलमानों की चढ़ाइयों का होना, ठीक है, हिंदी साहित्य की प्रवृत्ति का एक
एक विशेष रूप से बंधना, दोनों के साथ काफ़ी ज़्यादा शुक्ल जी ने तालमेल देखा है, ठीक है, सामंजस्य देखा है, तो इसी के बारे में शुक्ल जी लिखते हैं। वही देखिए, राजाश्रित कवि और चारण, जैसा कि राजा के आश्रित कवि और चारण जो भी होते थे, जिस प्रकार नीति, श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे राजसभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरितों या गाथाओं, अब देखिए चरितों को क्या कहा गया है, चरित या फिर गाथा। एक बार ये भी प्रश्न पूछा गया था कि चरित को और क्या कहा जाता है, तो चरित को गाथा के रूप में भी जाना जाता है। और ये चरित क्या है, जो अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरितों का वर्णन करते थे, ये जो राजाश्रित कवि होते थे, जो चारण कवि होते थे, यही, ठीक है। तो चरितों या गाथाओं का जो वर्णन किया करते थे, यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है, ठीक है। और यही जो पराक्रमपूर्ण चरित और गाथा का वर्णन किया गया, यही जो परंपरा थी, ये प्रबंध परंपरा किस नाम से जानी गई, रासों के नाम से जानी जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने वीर गाथा काल कहा। तो ये भी कथन के रूप में पूछा जाता है कि ये जो उसी प्रकार अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरितों को, गाथाओं का वर्णन करते थे, यही परंपरा आगे चल के रासों के नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने वीर गाथा काल कहा है। यह कथन किसका है, तो यह कथन शुक्ल जी का है। आगे देखेंगे, असंदिग्ध सामग्री जो कुछ भी प्राप्त हुई थी, उसकी भाषा अपभ्रंश अर्थात प्राकृताभास, यानी कि प्राकृत की रूढ़ियों से बहुत कुछ बंधी हुई हिंदी, ठीक है। तो अपभ्रंश का अर्थ क्या हुआ, प्राकृताभास हुआ, और प्राकृताभास का मतलब क्या हुआ कि प्राकृत की रूढ़ियों से, ठीक है, उसके संस्कारों से, प्राकृत के संस्कारों से बंधी हुई, ठीक है, बहुत कुछ बंधी हुई हिंदी। आगे है, बोलचाल की भाषा घिस घिसाकर बिल्कुल जिस रूप में आ गई थी, सारा वही रूप ना लेकर कवि और चारण आदि भाषा का बहुत कुछ वह रूप व्यवहार में लाते थे जो उनसे 100 वर्ष पहले के कवि परंपरा रखती चली आ रही थी। यानी कि जो भी भाषा की, बोलचाल की जो भाषा थी, वो घिस घिसाकर जिस रूप में आ गई थी, ये राजाश्रित कवि और चारण उसका बहुत कुछ व्यवहार में उस रूप में नहीं लाते थे, ठीक है, बल्कि कौन सा रूप व्यवहार में लाते थे, जो उनसे 100 वर्ष पहले से कवि परंपरा रखती चली आती थी, ठीक है। आगे देखेंगे हम विक्रम की 14वीं शताब्दी, ठीक है, विक्रम की 14वीं शताब्दी में सारंगधर, ठीक है, एक कवि हुए जिन्होंने हम्मीर की वीरता का वर्णन किया था, और ऐसे शब्दों में कर रहे थे जिसको शुक्ल जी ने उद्धृत किया है। ये पंक्तियां पूछी भी जाती है, जैसे चलिए वीर हम्मीर पाभर मेणी कंपई दिग्बगण अंधार धूलि सुर रहा आच्छाई ही। देखिए यहाँ पे वीर हम्मीर की वीरता का वर्णन किया गया है, हम्मीर की, ऐसे ट्रिक करके भी आप इसको याद रख सकते हैं कि हम्मीर रासों से ली गई पंक्तियां हैं। और जैसा कि हम्मीर रासों किसकी रचना है, सारंगधर की, तो ये पंक्तियां किसकी है, सारंगधर की पंक्तियां हैं, हम्मीर की वीरता का वर्णन है। चूंकि यहाँ हम्मीर है तो आपको याद रखने में भी आसानी होगी। वही कहते हैं शुक्ल जी की दूसरी ओर, मतलब एक ओर तो देखिए सारंगधर इस प्रकार से भाषा का वर्णन कर रहे थे, ठीक है, पुरानी परंपरा, वहीं दूसरी ओर खुसरो मियाँ दिल्ली में बैठे, खुसरो कहाँ थे, दिल्ली में बैठे, ऐसी बोलचाल की भाषा में पहेलियाँ और मुकरियाँ कह रहे थे। आपको पता ही है कि पहेलियाँ और मुकरियाँ लिखते थे कौन, खुसरो जी, दिल्ली में थे वो। एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया। तो देखते हैं नया और पुराना किस प्रकार से जो परंपरा चली है, पुरानी परंपरा के आधार पर भाषा है वीर हम्मीर की, और ये खुसरो मियाँ की जो पंक्तियाँ हैं, एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया, ठीक है, ये खड़ी बोली से कि ये जो पंक्तियां हैं ये पूछी जाती है कि किसकी पंक्तियां हैं, तो खुसरो की है। वही देखिए इस प्रकार 15वीं शताब्दी में एक और विद्यापति बोलचाल की मैथिली, आपको पता ही है कि विद्यापति जो बोलचाल की भाषा थी मैथिली, उसमें भी रचना करते थे, अवहट्ट भाषा में भी रचना करते थे, ठीक है। तो विद्यापति बोलचाल की मैथिली के अतिरिक्त इस प्रकार की प्राकृताभास पुरानी काव्य भाषा भी बनते थे, मतलब मैथिली का भी प्रयोग करते थे जो कि बोलचाल की थी, और प्राकृताभास पुरानी काव्य भाषा का भी वो प्रयोग करते थे। मतलब दोनों प्रकार से विद्यापति रचनाएं 15वीं शताब्दी में लिख रहे थे। तो यहाँ हम जैसे देख सकते हैं विद्यापति की पंक्तियों को, बालचंद विज्जावई भाषा दोनों लग गई दुज्जन हासा, ठीक है। तो एक प्रकार तो इस प्रकार की रचना में वो कर रहे थे, और दूसरी ओर कबीरदास अपनी अटपटी बानी इस बोली में सुना रहे थे, ठीक है। क्या सुना रहे थे अटपटी बानी से कबीरदास, आगिन जो लागी नीर में कंदो जलिया झारी, बड़ी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं कबीरदास की कि अगिन जो लागी नीर में कंदो जलिया झारी, उत्तर दक्षिण के पंडिता रहे बिचारी बिचारी, ठीक है। अटपटी बानी में बोली में सुना रहे हैं कबीरदास। तो सारांश ये शुक्ल जी लिखते हैं कि अपभ्रंश
अपभ्रंश की यह परंपरा विक्रम की 15वीं शताब्दी के मध्य तक चलती रही। कब तक चलती रही अपभ्रंश की परंपरा? विक्रम की 15वीं शताब्दी तक यह अपभ्रंश की परंपरा चलती रही। एक ही कवि विद्यापति ने दो प्रकार की भाषा का व्यवहार किया, एक तो पुरानी अपभ्रंश भाषा का और बोलचाल की देसी भाषा का। तो पुरानी अपभ्रंश भाषा तो आपने देखी, बालचंद बिजावई भाषा दुहन लग गई दुज्जन भाषा, ठीक है। ये विद्यापति की पंक्तियां हैं जो कि पुरानी अपभ्रंश भाषा में है। अब देखिए इनकी देशी भाषा में जो पंक्तियां हैं वह है देसिल बना सब जन मिठा ते तैसन जंपो अवहट्ठा, ठीक है। तो ये जो है इनकी देशी भाषा में लिखी गई पंक्तियां हैं। देसिल बना सब जन मिठा, देसिल बना कौन लिख रहे हैं? विद्यापति लिख रहे हैं। और ये सभी पंक्तियां देखिए पूछी जाती है परीक्षाओं में, तो बहुत ध्यान देना है आपको। तो अर्थात देशी भाषा ने बोलचाल की भाषा सबको मीठी लगती है, ठीक है। इससे वैसा ही अपभ्रंश देशी भाषा मिला हुआ मैं कहता हूँ। तो विद्यापति ने अपभ्रंश से भिन्न प्रचलित बोलचाल की भाषा को देशी भाषा कहा है। विद्यापति ने किसे देशी भाषा किसे कहा है? तो अपभ्रंश से जो भिन्न है प्रचलित बोलचाल की जो भाषा है वो है देशी भाषा विद्यापति के अनुसार, ठीक है। तो इस प्रकार ये प्रकरण 1 में कुछ सामान्य परिचय थे जो कि वीर गाथा काल के अंतर्गत शुक्ल जी ने रखे। अब अगली क्लास में हम प्रकरण 2 पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें हम पूरी तरीके से अपभ्रंश काव्यों को पढ़ेंगे। तो वीडियो के साथ, चैनल के साथ शुरू से अंत तक बने रहिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण ये सभी कक्षाएं हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से। परीक्षा बहुत नज़दीक है, तो बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ते रहिए। और कमेंट सेक्शन में मुझसे कुछ पूछना हो तो पूछ आप सकते हैं, जितना भी संभव होगा मैं आपको जवाब वहाँ पे दे दूंगी। इसके साथ साथ यदि चैनल पर आप पहली बार आ रहे हो और सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले और लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और चैनल को सपोर्ट भी मिल सके आपका। तो चलिए इसी प्रकार बने रहिए। अगली वीडियो में मिलते हैं प्रकरण 2 के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।